हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। रिलायंस जियो और रिलायंस कम्युनिकेशन का एजीआर का जो डिस्प्यूट चल रहा है, जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर पिछले एक दो ट्रेडिंग सेशन से लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं वो पूरा डिस्प्यूट है क्या, और अगर वहां पर जो है कुछ निगेटिव जजमेंट रिलायंस जियो के अगेंस्ट में आता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर उस न्यूज़ पर टूटता है, तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को दबोचने की, बाय करने की, क्योंकि दोबारा ऐसा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। इस जजमेंट का रिलायंस के शेयर पर दोनों केसेस में फेवर में अगेंस्ट में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और ये पूरा मैटर क्या है, डिटेल में हम आपको बताते हैं। रिलायंस जियो ने 200 करोड़ के आसपास का एजीआर का पेमेंट किया उस स्पेक्ट्रम का जो रिलायंस कम्युनिकेशन का जो वो यूज कर रहे हैं। वहां पर जियो का कहना है कि उस 200 करोड़ में आरकॉम का भी एजीआर इंक्लूड है उन 8 सर्किल का जहां से उन्होंने उस स्पेक्ट्रम को लिया है, मतलब जिन सर्किल के लिए वो स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन पर टोटल 25,000 करोड़ के आसपास का जो है एजीआर ड्यूज है, जिसमें जो है उनका स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस, लाइसेंस फीस सब कुछ है गवर्नमेंट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। ऑनरेबल कोर्ट का यहाँ पर ये कहना है कि जो रिलायंस जियो है जब वो रिवेन्यू जनरेट कर रहा है रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम पे, तो वो लायबल क्यों नहीं है एजीआर ड्यूज के लिए। और उन्होंने गवर्नमेंट का स्टैंड पूछा है कि जियो से एजीआर ड्यूज रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है। यहाँ पर जो फ्रेंड्स रिलायंस जियो ने जो कोर्ट को बोला है वो ये बताया है कि जो आईबीसी प्रोसीडिंग्स है आरकॉम की, वहां पर जो है हम स्पेक्ट्रम के लिए बिड नहीं कर रहे हैं, ना ही हम जियो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और जियो आरकॉम का स्पेक्ट्रम खरीदने का जियो का कोई प्लान नहीं है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एक चीज क्लियर कर दी है कि स्पेक्ट्रम जो है वो नेशनल प्रॉपर्टी है, और आईबीसी में यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत जो कार्रवाई चल रही है एनसीएलटी में, उसमें जो है स्पेक्ट्रम को नहीं बेचा जा सकता है, वो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ये पूरा मैटर क्या है, आप इस बात को समझिए। रिलायंस कम्युनिकेशन के पास 1800 मेगाहर्ट्ज के आसपास का स्पेक्ट्रम है, जिसमें से 800 मेगाहर्ट्ज के आसपास का स्पेक्ट्रम जियो यूज कर रहा है 2016 से लगभग 19 सर्किल में। अब रिलायंस जियो का ये कहना है कि जो ये स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं वो एज पर द स्पेक्ट्रम यूजेस गाइडलाइंस हैं, और जितना स्पेक्ट्रम वो यूज कर रहे हैं उसका स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस, एजीआर ड्यूज, स्टैट्यूटरी ड्यूज वो पे कर रहे हैं। कोर्ट का कहना यह है कि अगर वो स्पेक्ट्रम यूज करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो पूरे स्पेक्ट्रम के एजीआर के लिए जियो लायबल क्यों नहीं है, क्योंकि आरकॉम का स्टैंड क्लियर है कि 38% जो है स्पेक्ट्रम जियो यूज कर रहा है, बाकी स्पेक्ट्रम आइडियल पड़ा हुआ है, तो आइडियल स्पेक्ट्रम पर हम ड्यूज कैसे दे सकते हैं। दूसरी चीज फ्रेंड्स ये है कि 25-26 हजार करोड़ का जो गवर्नमेंट एस्टिमेशन है ये पूरा उस स्पेक्ट्रम का नहीं है जिसको जियो यूज कर रहा है। ये 2016 के बाद के ड्यूज नहीं है, इसमें काफी सारे ड्यूज 2016 से पहले के भी हैं जब जियो ऑपरेशनल ही नहीं था। तो मोटा मोटा समझ के चलिए, अगर ये जजमेंट जो है जियो के अगेंस्ट भी आता है तो ये पूरी 25,000 करोड़ की लायबिलिटी जियो पर पड़ने वाली नहीं है। सिर्फ इतना है कि 2016 के बाद का जो उन्होंने स्पेक्ट्रम का कुछ पार्ट यूज किया उसका पूरा ड्यूज हो सकता है जियो को देना पड़े, पर उसके चांसेस भी ना के बराबर हैं। देखना होगा आगे जजमेंट किस तरह का आता है, क्योंकि जियो ने ये बात क्लियर कर दी है कि जो भी उन्होंने स्पेक्ट्रम शेयरिंग एग्रीमेंट किया है वो एज पर द गाइडलाइंस है। अब आप समझिए कि अगर यहाँ पर जियो के अगेंस्ट कुछ नेगेटिव जजमेंट आ भी जाता है तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज या जियो स्टैंड अलोन कैपेबल है, उस पर कोई एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा जो साल का प्रॉफिट है FY 19-20 का वो 42,000 करोड़ का है, बहुत कैश रिच कंपनी है। यहाँ पर जो है इस तरह की कोई लाइबिलिटी अगर इनको आ जाती है, पेमेंट करनी पड़ जाती है, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है छोटा मोटा निगेटिव कर दे कंपनी के लिए, पर लॉन्ग टर्म में तो जियो के वैल्यूएशंस पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। कंपनी वेल कैपेबल है इस तरह के ड्यूज को पे करने के लिए। अब आप समझिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर गिरावट में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहा है। जो रिलायंस रिटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक आर्म है, उसकी वैल्यूएशंस को आप देखिए। ऑफ मार्केट में जो उसकी वैल्यूएशन है अनलिस्टेड मार्केट में, वहां पर जो रिलायंस रिटेल का शेयर है वो 800 से लेके 1200 रुपए पर शेयर तक ट्रेड हो रहा है, जहां पर उसकी जो मार्केट कैपिटल है वो 6 से 8 लाख करोड़ तक बैठती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास रिलायंस रिटेल की पूरी होल्डिंग है 99.95। यहाँ पर 25 लाख इक्विटी शेयर इन्होंने सीनियर मैनेजमेंट को पहले अलोकेट किए थे, जिसमें से 5 लाख शेयर हैं जो फ्लॉट अवेलेबल है, अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड हो रहा है। और वहां पर आप देखिए किस तरह के वैल्यूएशन रिलायंस रिटेल के शेयर को मिल रही है।
रिलायंस रिटेल का जो एबिट है, रिवेन्यू है, वो 1.3 लाख करोड़ के आसपास है और उनका एबिट जो है पिछले 1 साल में डबल हुआ है। जिस तरह से रिलायंस रिटेल में अग्रेसिव प्लान्स एक्सपेंशंस के फ्यूचर रिटेल को एक्वायर करने की बात चल रही है, तो समझिए कि किस तरह के वैल्यूएशंस आने वाले टाइम में रिटेल बिजनेस को मिलेंगी, क्योंकि आप देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट को किस तरह की रिच वैल्यूएशंस मिल रही हैं। यहाँ पर आप एक चीज समझिए, जो करंट का सीएमपी है रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2080 के आसपास का, वहाँ इसकी मार्केट कैपिटल 13.5 लाख करोड़ के आसपास है। जियो की जो एंटरप्राइजेस वैल्यू है वो 5 लाख 5.25 लाख करोड़ है, जिस पर सारे इन्वेस्टमेंट इन्होंने लिए हैं। इसके बाद में आप मानिए कि अगर फर्दर कोई जियो स्टेक डाइल्यूट करता है या आईपीओ लेके आता है, तो वो यहाँ से अच्छे खासे प्रीमियम पे आना चाहिए। अगर रिटेल बिजनेस को ही 4-5 लाख करोड़ की वैल्यूएशंस मिल रही हैं और सऊदी अरामको डील में जो पेटकेम बिजनेस को लेकर डील होनी थी, वहां पर पेटकेम बिजनेस को 5 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन मिली है, तो आप सोचिए कि गोइंग फर्दर रिलायंस की जो वैल्यूएशन है जो 13.5 लाख करोड़ है, अगर तीनों चारों बिजनेस इसका देखें तो वैल्यूएशंस जो है यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इनको आने वाले टाइम में मिल सकता है। अगर ये स्टॉक इस न्यूज़ पे करेक्ट होता है, 100 रुपये 150 रुपये आपको नीचे मिलता है, तो आप इसको हर गिरावट पे एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप 6 महीना 1 साल इसको होल्ड करते हैं तो ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। रिटेल और जियो के बिजनेस में अब मान के चलिए सिर्फ स्टार्टिंग फेज, और आने वाले टाइम में स्काई इज द लिमिट फॉर दीज 2 बिजनेस। ये 2 बिजनेस आने वाले टाइम में फिर से रीरेट हो सकते हैं। जो एजीआर का हैंगओवर है, और अगर एजीआर का पेमेंट इनको यहाँ करना पड़ जाता है, कुछ पेनल्टी लगती है, तो ये रिलायंस एज अ होल और स्टैंड अलोन बेसिस पे जियो की बैलेंस शीट को कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। ये बहुत बड़ी कंपनी है, इनके लिए ये कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट टर्म का नेगेटिव होगा। जितनी तेजी से शेयर गिरेगा उतनी ही तेजी से ये ऊपर जाएगा। तो समझिए शेयर को आप बिल्कुल रेडार पे रखिए, हर गिरावट पे खरीदिए। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। फर्दर फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी आपकी इस वीडियो को लेकर हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप स्टॉक मार्केट की हर न्यूज़ पर सटीक विश्लेषण पा सकें सबसे पहले। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।